व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रेडर के बारे में जो कि दुनिया में सबसे फेमस ट्रेडर माना जाता है, अब तक का सबसे फेमस रेनोन ट्रेडर ऑफ द वर्ल्ड। हर इन्वेस्टर और हर ट्रेडर इनकी रिस्पेक्ट करता है। हर आदमी सोचता है इनसे कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ, इनफैक्ट बहुत कुछ है इनसे सीखने को। जो आज बहुत सारे ट्रेडर बात करते हैं प्राइस ट्रेंड और वॉल्यूम के बारे में और टेप रीडिंग के बारे में, ये सब उन्हीं का जिजात किया हुआ है। उन्हीं का ये सब उन्हीं के जो ये चार्ट एंड पैटर्न है, उन्हीं उन्हीं का ये निकाला हुआ है। ये टेक्निकल एनालिसिस के बाप हैं। इनका नाम है जेसी लिवरमोर। अब हमारे बीच में नहीं है, काफ़ी कम उम्र में चले गए, और काफ़ी कम उम्र में चले गए क्योंकि इनकी ज़िंदगी बड़ी बड़ी ही उतार चढ़ाव से भरपूर रही है। पर इनकी ज़िंदगी रही है एकदम एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लोज। ये कभी भी लाइफ में कभी भी स्टेबल नहीं रहे। इन्होंने लंबे काम किए हैं, या तो एकदम अर्श पे या फिर सीधा सीधा फर्श पे। बैंकरप्ट होते थे और फिर अमीर होते थे, फिर बैंकरप्ट होते थे, फिर अमीर होते थे। ये कमाल के रहे ट्रेडर, और हम इनके बारे में बात करेंगे आज की कि कैसे इन्होंने पूरी दुनिया स्टार्ट करी और कैसे दुनिया को बताया कि टेक्निकल एनालिसिस नाम की भी कोई चीज़ होती है, और इसको भी करके आप पैसा बना सकते हो, और छोटा नहीं अंधा पैसा बना सकते हो। बात कर रहे हैं हम जेसी लिवरमोर की। जेसी लिवरमोर पैदा हुए थे 1877 में। 26 जुलाई को 1877 में मैसाचुसेट्स में पैदा होने वाले हैं हमारे जेसी लिवरमोर साहब। ये वहाँ पैदा हुए और उन्होंने 14 साल की उम्र में किसी तरह समहाउ इन्होंने अपनी मम्मी से कुछ पैसे लिए और ये बॉस्टन आ गए। बॉस्टन आने के बाद इन्होंने बहुत काम ढूंढा, इनको काम नहीं मिला। काम मिला भी तो एक स्टॉक ब्रोकर, इनको चौक बॉय का काम मिल गया बेसिकली। तो ये क्या करते थे, जाते थे और चौक बॉय बन गए थे। चौक बॉय क्या होता था उस टाइम पे, जब पहले ट्रेडिंग होती थी ना, चौक में उनके दाम लिखे जाते थे बोर्ड पे। तो इनको सिर्फ बोर्ड पे चौक उठाना था और दाम लिखना था कि ये दाम है इस स्टॉक का, ये दाम है इस स्टॉक का। तो ये वो कर रहे थे एज अ चौक बॉय, और उनकी उम्र भी बहुत कम थी, 15 साल की उम्र थी, तो वो कुछ और कर भी नहीं सकते थे। पर एक दिन इस चौक बॉय ने कुछ रियलाइज़ करा इन सब के दामों के बीच में। इन सब दाम लिखते लिखते उनको एक पैटर्न दिखने लगा उन सभी के दामों में, और उनको लगा यार ये कुछ पैटर्न, कुछ कुछ तो जाना पहचाना था। तो ये पैटर्न के ऊपर करने लगे एनालिसिस। तो ये दिन भर चौक बॉय का काम करते थे, तो रात में ये सारे दाम लिख के ले जाते थे अपने पास, और रात में ये पढ़ते थे कि ये इस पैटर्न का पहले कुछ हुआ है, इसका ये भाव पहले भी था, तब ये गिरा था, तब ये बढ़ा था। ऐसा ऐसा इनको पूरे जो सारे भाव हैं इन सारे स्टॉक्स के, उसमें एक इनको पैटर्न दिखाई देने लगा। और उस पैटर्न को देख के उनको लगा कि अगर ये देखा जाए तो ये स्टॉक इस पैटर्न के हिसाब से गिरता है लगातार, और ये इन्होंने देखा कि वो गिर रहा है। फिर उन्होंने देखा ये बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ ये बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम है। तो इस चौक बॉय का दिमाग चला कि मैं क्यों ना खुद भी एक बार बैट लगाना स्टार्ट करूं। तो ये क्योंकि बहुत कम उम्र थी इनकी, तो ये खुद तो बैट लगा नहीं सकते थे क्योंकि ये अडल्ट नहीं थे। तो इन्होंने डब्बा ट्रेडिंग स्टार्ट करी। डब्बा ट्रेडिंग यानी कि जो हमारे यहाँ होता है डब्बा ट्रेडिंग, उनका भी एक इनफॉर्मल तरीका होता है जहाँ वो बैट कर सकते थे। तो इन्होंने वो स्टार्ट किया बैटिंग करना, और कम पैसों में, और जो इनकी तनख्वाह इन्हें मिलती थी महीने की चौक बॉय से, वो इस पर बैट लगाते थे। और ऐसे करते करते उस टाइम पे इन्होंने $10,000 जोड़ लिए थे। जब $10,000 जोड़ लिए इन्होंने, तो उनको लगा कि अरे $10,000 तो मैंने ऐसे ही कमा लिए, मुझे स्टॉक बॉय की नौकरी करने की ज़रूरत क्या है, मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो उसके बाद ये वहाँ से उठ के आए अमेरिका। और अमेरिका से क्योंकि वहाँ डब्बा ट्रेडिंग जब ये कर रहे थे, तो $10,000 जब इन्होंने जोड़ लिए थे, उसके बाद इनको वहाँ से बैन कर दिया गया क्योंकि ये अक्सर जीत जाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई डब्बा ट्रेडिंग वालों ने इनको भगा दिया कि यार ये तो जीत ही जाता है बंदा अक्सर, और उनको लॉस हो रहा था, तो उन्होंने भगा दिया। अब इनको कुछ समझ नहीं आया क्या करते क्या नहीं करते, तो ये शिकागो चले आए। शिकागो स्टॉक एक्सचेंज से इन्होंने शुरू किया अपना दूसरा सफ़र, जहाँ इन्होंने अपने कुछ पैटर्न्स देखे, और पैटर्न्स देख देख के इन्होंने अपना ट्रेड लेना स्टार्ट किया। जब इन्होंने ट्रेड लेना स्टार्ट किया, तो इनको यार एक पैटर्न दिखने लगा। अब ये करते 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 लगे रहे इस पैटर्न को ऊपर नीचे करने, और उस हिसाब से इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। अब ये अडल्ट भी हो चुके थे, तो 18 साल की उम्र भी आ गई थी इनकी, तो ये अब एक्चुअली लीगली ट्रेडिंग भी कर सकते थे। तो इन्होंने 1909 आया जो हमारा एक सबसे बड़ा क्रैश है, 1907, जब ये न्यूयॉर्क आ गए। न्यूयॉर्क आने के बाद इनको लगा कि यार यहाँ जगह है जहाँ मैं अच्छा मोटा पैसा कमा सकता हूँ। तो ये 1907 का एक क्रैश आया, और इनको एक पैटर्न दिख चुका था इसमें उस दौरान।
कि यहाँ से स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। 1907 का जो क्रैश आया उसमें इन्होंने बेट करा हैवी, इन्होंने शॉर्ट किया मार्केट को और इन्होंने उस टाइम के हिसाब से कमा लिए 3 मिलियन, जो कि आज ढाई हाँ मतलब एक दिन में इन्होंने कमाए थे $2,50,000। इनफैक्ट टोटल जो इन्होंने कमाया उस टाइम उस क्रैश के दौरान वो कमाया था 3 मिलियन, यानी कि आज का पता नहीं वो कितना हो गया, पर उस टाइम का 3 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। अब इसके बाद इनको आ गया कॉन्फिडेंस, क्योंकि 1907 के क्रैश में इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। तो इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब तो मेरे पास पैसा है, तो ये अब ट्रेडिंग ना करके इन्वेस्टिंग की तरफ चल बड़े। अब इनको लगा कि यार मैं ना कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ और शायद ज़्यादा पैसा बन जाए। तो ये अब पहले जो अपने ऊपर निर्भर थे, ये अपने हिसाब से ट्रेड लेते थे, अपने हिसाब से एनालिसिस करते थे, पैटर्न ढूंढते थे, अब ये इन्होंने बंद कर दिया। और कुछ कॉटन ट्रेडर्स थे जिनको जो चाहते थे कि उनके कोई स्टॉक खरीद ले, क्योंकि उनको अपना धंधा के स्टॉक्स बेचने थे। तो उन्होंने इनको कन्विंस किया कि आप हमारे धंधे बिजनेस में पैसा लगाओ, देखो बहुत बढ़िया बिजनेस है, हम दिखाते हैं इसको कैसे काम करता है, हम तो इतने साल से इस बिज़नेस में। तो ये भाई साहब चल पड़े, उनकी बातों में आ गए और उनके धंधे में पैसे लगाने लगे। और धंधे में पैसे लगाते आते इतने बर्बाद हो गए कि इन्होंने बैंकरप्सी भी फाइल कर दी। अल्टीमेटली 1914 में इन्होंने दोबारा पहली बार बैंकरप्सी फाइल करी और इनके पास कोई पैसे नहीं बचे। पर ये यहाँ हारे नहीं, उन्होंने कहा बैंकरप्सी फाइल कोई बात नहीं, पर अब मुझे शायद मेरा वक्त आ गया है दोबारा अपने उस जोन में जाने का जहाँ जो मैं करता था, ट्रेडिंग। तो ये ट्रेडिंग के मास्टर थे, तो उन्होंने दोबारा भाव पढ़ना स्टार्ट किया, दोबारा पैटर्न ढूंढना स्टार्ट किया, दोबारा रिसर्च स्टार्ट करी। और अब इनके पास पैसे नहीं थे, तो क्योंकि ये बैंकरप्ट हो चुके थे, तो इन्होंने किसी तरह जोड़ तोड़ के किसी तरह पैसे का अरेंजमेंट किया और ये इन्होंने अपने रिसर्च पे एकदम लग गए। और वक्त आया इनको दोबारा, ऊपर वाले ने दोबारा इनको मौका दिया, दोबारा 1929 का क्रैश आया, जिसके लिए तैयार थे बिल्कुल पैसा लेके और अपनी बैट लेके। इन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया 1929 में और उस दौरान इन्होंने कमाए 100 मिलियन, विच इज़ एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 1.5 बिलियन राइट नाउ। तो 1.5 बिलियन के अकॉर्डिंगली इन्होंने एक क्रैश में कमाया 1929। अब आप ये सोचो, पहले बैंकरप्ट हुए थे, बैंकरप्ट होने से पहले 3 मिलियन कमाए थे, बैंकरप्ट हुए पहले 3 मिलियन, फिर बैंकरप्ट, फिर 100 मिलियन। तो यूं उनकी लाइफ थी कि जिग-जैग जा रही थी, एकदम जैसे कि हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है, इस तरीके से ये ऊपर नीचे हो रहे थे। अब 100 मिलियन इन्होंने कमा लिया। इनफैक्ट बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब 1929 के क्रैश में बहुत सारे लोग दिवालिया हो गए, तो बहुत सारी खबरें आने लगी कि लोग सुसाइड करके मर रहे हैं। तो सुसाइड करके मर रहे हैं, तो उस दौरान की जो फैमिली थी वो घबराई हुई थी कि भाई कहीं ऐसा ना हो ये भी सुसाइड कर लें, क्योंकि मार्केट में क्रैश हो गया, बहुत लोग मर रहे हैं। तो ये अब घर ये पहुँचे तो उनके पूरा परिवार रो रहा था, सदमे में था कि कहीं ऐसा ना हो ये सुसाइड ना कर ले। तो जब ये घर लौटे अपनी हैड वैट और अपना सिगार पीते हुए, तो इनकी वाइफ रोती हुई इनसे बोली कि इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन, वी विल कम बैक, इट्स एवरीथिंग इज ओके, वी विल कम बैक। और जेसी लिवरमोर बड़ा कंफ्यूज थे, फॉर व्हाट ही सेड, मतलब किस बात के लिए यू आर सेइंग दिस। उन्होंने कहा मुझे पता है स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। तो उसने कहा बेब्स, वी आर द वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड नाउ, आई एम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड नाउ। तो ऐसा उन्होंने कुछ बोला अपनी वाइफ से, क्योंकि उन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया था, उन्होंने मार्केट को लॉन्ग नहीं किया था, यानी कि उन्होंने बढ़ते हुए मार्केट में पैसा नहीं लगाया था, उन्होंने गिरते हुए मार्केट में पैसा लगाया था, और इसलिए वो बन गए 100 मिलियन। इनफैक्ट कहते हैं कि 100 मिलियन कमाने से पहले उनका जो शॉर्ट लगा था द बैंक ऑफ अमेरिका, ऑलमोस्ट नुकसान इतना ज़्यादा हो गया था बैंक ऑफ अमेरिका को कि बैंक ऑफ अमेरिका और सरकार ने भी इनको फ़ोन करके बोला कि अपना जो शॉर्ट का पोजीशन है वो हटा लो, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है तुम्हें देने के लिए। इनफैक्ट बैंक के पास इतने पैसे ही नहीं है तुम्हें देने के लिए, तो पैसे तुम्हें मिलेंगे नहीं तो फ़ायदा क्या, इससे अच्छा तुम कम से कम हटा लो इस अपने शॉर्ट को। और इन्होंने तब अपनी पोजीशन हटाई थी। ऐसी भी कुछ कहानी कही जाती है। तो ये कहानी हुई, उसके बाद ये अमीर हो गए। पर उसके बाद इनकी लाइफ फिर से बदलाव आता है इनकी लाइफ में, फिर ये स्टार्ट करते हैं अय्याशियाँ। फिर ये जब इन्होंने इसके बाद अपना बहुत ज़्यादा वाइनिंग डाइनिंग में अपना पैसा खर्च किया, दुनिया भर घूमने लगे, इनके रिश्ते ख़राब हो गए इनके बच्चे के साथ, अपने फैमिली के साथ इनसे दूरियां बढ़ती गई, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा अय्याशी में पड़ गए। ये यूरोप में जाके सेटल हो गए। यूरोप में इन्होंने पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए का करोड़ों तो कमी हो गए, उससे भी ज़्यादा कि उनकी नेटवर्थ थी, तो उन्होंने इतना ज़्यादा खर्च किया, कहते हैं
$1 लाख बिल तो वॉरड्रोब का था इनका, जो इनके ऊपर था। तो इतना इन्होंने खर्च किया। उसके बाद लेविश लाइफस्टाइल जीने लगे ये, इन्होंने यॉट खरीद लिए, बड़े बड़े मैंशन खरीद लिए, और अल्टीमेटली मिड 1930s में इन्होंने दोबारा बैंकरप्सी फाइल कर दी। इन्होंने इतना पैसा कमाने के बाद उसके बाद दोबारा बैंकरप्सी फाइल कर दी, और इनफैक्ट आखिर में इन्होंने एट द एज ऑफ 63 28 नवंबर 1940 को 28 नवंबर 1940 को इन्होंने अपने आप को गोली मार लिया और सुसाइड कर लिया। इन्होंने अपनी वाइफ के लिए लेटर छोड़ा, अपनी वाइफ के लिए लिखा कि आई एम अ फेलियर एंड आई एम सॉरी। ये लेटर ही छोड़ के एक होटल के रूम में इन्होंने अपने आप को गोली मारी। तो दिस वॉज द एंड ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ट्रेडर ऑफ द वर्ल्ड। और अब आप देखो कि ये है, दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग गोज़। आपको लग सकता है कि आप बहुत अमीर बन जाएंगे, पर एट द सेम टाइम अगर आपने अपनी जो वॉलेटिलिटी है लाइफ में, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया, तो अल्टीमेटली दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सेलिब्रेटेड ट्रेडर का भी हाल अल्टीमेटली सुसाइड में हुआ। सो दैट्स द ट्रैजिक एंड ऑफ जेसी लिवरमोर। बट आज भी जेसी लिवरमोर को हर आदमी पढ़ता है, हर इन्वेस्टर ट्रेडर उनको पढ़ना चाहता है, उनको जानना चाहता है, क्योंकि ये करेज, ट्रेड लेने का जो कन्विक्शन उनके पास था वो बहुत ही अमेजिंग था। इनफैक्ट वो ट्रेड लेके बीच पे चले जाते थे, क्योंकि उन्हें लोगों की बातें सुननी अच्छी लगती थी। और उनकी कई बार जब उन्होंने लोगों की राय ली और लोगों के डिसीजंस पर अपने डिसीजन लिए, तो वो हमेशा हमेशा नुकसान करके बैठे थे, इसलिए उन्होंने लोगों की सुनना बंद कर दी थी। कॉटन ट्रेडर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, और इसलिए वो अपने ट्रेड लेके बीच पे चले जाते थे। तो वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड द ओनली ट्रेडर इन द वर्ल्ड इज जेसी लिवरमोर। आई होप इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। आई होप इस कहानी से आपको जेसी लिवरमोर के बारे में कुछ और भी स्टडी या रिसर्च करने का मन किया हो। अगर येस तो ज़रूर करिए, और अगर कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट आपके पास हो तो मुझसे भी शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।